कभी सोचा है एक ऐसी जगह के बारे में जहां हजारों साल पुराने मंदिर हों और वहीं पर भविष्य की टेक्नोलॉजी भी फल फूल रही हो। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की, एक ऐसी जगह जहां अतीत और भविष्य दोनों एक साथ सांस लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। देखिए, यही है तमिलनाडु की पूरी कहानी, बस एक स्लाइड में। एक तरफ 33,000 से भी ज्यादा प्राचीन मंदिर, मतलब हजारों साल पुरानी विरासत, और दूसरी तरफ भारत की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। कमाल है ना? यही वो कंट्रास्ट है, वो विरोधाभास जो तमिलनाडु को इतना खास बनाता है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं, तमिलनाडु की उन जड़ों तक पहुंचते हैं जिन्होंने इसे आज इतना मजबूत बनाया है। क्योंकि देखिए, आज को समझना है तो कल को जानना तो पड़ेगा ही। संगम युग से शुरू करें, फिर पांड्य, पल्लव और हाँ, शक्तिशाली चोल राजवंश, इन सभी ने तमिलनाडु पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। आज जो मंदिर हम देखते हैं, जो आर्किटेक्चर है, जो कल्चर है, वो सब इन्हीं की देन है। ये सिर्फ इतिहास की किताबों की बातें नहीं हैं, बल्कि एक जीती जागती विरासत है जो आज भी हमारे सामने है। सोचिए जरा, 33,000, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि तमिलनाडु की आस्था और संस्कृति कितनी विशाल है, कितनी गहरी है। ये मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है, नहीं, ये तो कला, इंजीनियरिंग और सदियों के इतिहास के जीते जागते म्यूजियम है। और इनमें से कुछ मंदिर तो वाकई किसी अजूबे से कम नहीं हैं। तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर ले लीजिए, 1,000 साल से भी पुराना, या फिर श्रीरंगम का वो विशाल मंदिर जो दुनिया का सबसे बड़ा फंक्शनिंग हिंदू टेम्पल है। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, इनके हर पत्थर में उन महान साम्राज्यों की शक्ति और भक्ति की कहानियां छिपी हैं। जरा सोच कर देखिए, आज से 1,000 साल पहले बिना किसी सीमेंट या बाइंडिंग एजेंट के सिर्फ इंटरलॉकिंग पत्थरों से इतना बड़ा मंदिर खड़ा कर दिया। ये चोल राजवंश की इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो आज भी हैरान कर देता है। वाकई वो लोग अपने समय से बहुत बहुत आगे थे। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब थोड़ा गियर बदलते हैं और आज के भारत में तमिलनाडु की भूमिका को देखते हैं, क्योंकि ये राज्य सिर्फ अपनी विरासत पर ही नहीं टिका है, ये आज भारत की इकोनॉमी का एक मजबूत इंजन भी है। यहाँ देखिए, ये नंबर्स खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। तमिलनाडु भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्टेट इकोनॉमी, पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस जबरदस्त आर्थिक सफलता के पीछे का राज क्या है? कैसे हुआ ये सब? इसका एक बहुत बड़ा जवाब छिपा है टियर 2 शहरों के उदय में। ये वो शहर हैं जो चेन्नई जैसे बड़े मेट्रो की भीड़ और खर्च से दूर ग्रोथ के नए सेंटर बन गए हैं। सोचिए, यहाँ स्किल्ड लोग भी हैं, अच्छी फैसिलिटीज भी हैं और बिजनेस के लिए सरकार की सपोर्टिव पॉलिसीज भी, सब कुछ एक ही जगह पर। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोयम्बटूर। इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, ऑटो पार्ट्स, हर चीज में ये शहर एक पावर हाउस है। और तो और सिपकॉट जैसे इंडस्ट्रियल पार्क और सरकारी स्कीम्स, ये सब मिलकर इसे मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए एक मैग्नेट की तरह बना देते हैं। यहीं से राज्य की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को असली रफ्तार मिलती है। लेकिन रुकिए, तमिलनाडु की कहानी सिर्फ पैसों और फैक्ट्रीज की नहीं है। सबसे खास बात यह है कि ये आर्थिक तरक्की अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों को भुलाकर नहीं हुई है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे यहाँ की कला, खाना और भाषा, मतलब जो प्राचीन परंपराएं हैं, वो आज भी जिंदा हैं और फल फूल रही हैं। चेट्टीनाड का वो मसालेदार खाना याद है? या फिर भरतनाट्यम के वो खूबसूरत और शानदार डांस मूव्स? ये सब दिखाता है कि तमिलनाडु की संस्कृति कितनी जिंदा दिल है। ये परंपराएं सिर्फ म्यूजियम या किताबों में नहीं हैं, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और इन सब के दिल में बसी है तमिल भाषा। ये सिर्फ बोलने का एक तरीका नहीं है, ये तो 2000 साल से भी ज्यादा पुराने साहित्य और इतिहास की मजबूत नींव है। सोचिए, इतनी पुरानी भाषा का आज भी जिंदा रहना अपने आप में इस राज्य की विरासत का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, अब आते हैं तमिलनाडु की पॉलिटिक्स पर। यह भी एक बहुत दिलचस्प पहलू है। ये एक ऐसा मैदान है जहां क्षेत्रीय पहचान और ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। और यहाँ भी तमिलनाडु का एक मजबूत कैरेक्टर देखने को मिलता है। पिछले कुछ सालों से राज्य के गवर्नर और चुनी हुई सरकार के बीच एक तरह का टकराव देखने को मिल रहा है। कभी गवर्नर भाषण छोड़ देते हैं तो कभी विधानसभा से वॉकआउट कर जाते हैं।
ये तनाव सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, इसका सीधा असर राज्य के कामकाज और पॉलिसी मेकिंग पर भी पड़ रहा है। अब इस टकराव में दोनों तरफ के अपने अपने तर्क हैं। राज्य सरकार कहती है कि केंद्र द्वारा नियुक्त गवर्नर उनके काम में अड़ंगा डाल रहे हैं। वहीं गवर्नर का पक्ष है कि वो तो बस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। ये असल में सेंटर और स्टेट के बीच पावर बैलेंस को लेकर एक क्लासिक बहस है जो यहाँ खुलकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले की जड़ संविधान के आर्टिकल 200 में है। ये आर्टिकल बताता है कि गवर्नर को विधानसभा से पास हुए बिलों को मंजूरी देनी होती है। लेकिन असली झगड़ा इस बात पर है कि गवर्नर किसी बिल को कब तक रोक सकते हैं। मामला इतना गंभीर हो गया कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को बीच में आकर इसे क्लियर करना पड़ा। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। प्राचीन इतिहास, मॉडर्न इकोनॉमी और एक मजबूत राजनीतिक पहचान। इन सब को मिलाकर ही समझ में आएगा कि तमिलनाडु अपना इतना यूनिक भविष्य कैसे बना रहा है। तो बात यह है कि तमिलनाडु की असली ताकत ना सिर्फ इसके इतिहास में है और ना सिर्फ इसकी इकोनॉमी में। असली ताकत है इन दोनों के मेल में, इनके संगम में। यहाँ हजारों साल पुराने मंदिर और मॉडर्न फैक्ट्रियाँ एक साथ खड़े हैं, और शायद यही वो बात है जो इसे बाकी भारत से अलग बनाती है। ये दो अलग अलग दुनिया नहीं है, बल्कि एक दूसरे को पूरा करती हैं। और अंत में यह हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर कैसे एक 3000 साल पुरानी संस्कृति 21वीं सदी की एक इकोनॉमिक सुपर पावर को बना सकती है, उसे आकार दे सकती है। शायद इसका जवाब तमिलनाडु की इसी खूबी में छिपा है, अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़कर रखना और साथ ही खुले दिल से भविष्य को अपनाना। इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।